हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स। आई एम शुभम गुप्ता। तो जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9th विज्ञान का, जो कि है हमारे आसपास का पदार्थ। आज ये हमारा इसका चौथा पार्ट हो जाएगा। इसके पहले 3 पार्टों में हम लोग इसको कवर किए हुए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जहाँ से बात करेंगे वो है पदार्थ पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि किसी भी मटेरियल पर जब उसके दाब में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने तापमान परिवर्तन के प्रभाव को पढ़ा हुआ था। तो देखिए होता क्या है कि जैसा कि दिया गया है कि हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। मतलब कह रहा है कि जो पदार्थ होते हैं सॉलिड फेस में होता है, द्रव में होता है और गैस में, सभी में जो है क्या होता है कि उनके पदार्थ के कणों के बीच की दूरी अलग अलग होती है। तो ये दूरी अलग अलग होने के कारण उनके विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो फिर क्या कर रहा है, किसी सिलेंडर में भरी गैस का दाब किसी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा। ठीक है, मतलब ये जो पदार्थ में अंतर होता है उसके बावजूद अगर इसको हम सिलेंडर में भरकर संपीड़ित करते हैं, मतलब कि दबाते हैं। संपीड़ित का मतलब हुआ दबाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इसमें देखेंगे प्रैक्टिकल में। तथा इसके बीच के कणों की दूरी और कम हो जाती है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो जी हाँ, तीनों का आंसर होगा हाँ। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक पात्र है जिसको कि यहाँ सिलेंडर कहा गया है और इसको जो दबाने की प्रक्रिया की गई है, तो उस दबाने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया गया उसको पिस्टन कहा गया। इसमें हुआ क्या है कि देखिए ये तीनों अवस्था क्या होता है कि दाब लगाने से इसके जो है पदार्थ की स्टेज में तो परिवर्तन हो ही रहा है, साथ साथ इसके जो कण, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जब कम दाब लगाया तो ये कुछ दूर दूर थे, फिर जब ये पिस्टन को और कुछ दबाया तो और दूर दूर पास हो गए उससे, और तीसरे स्टेज में एकदम दबा दिए, मतलब एकदम बॉटम तब ले आए हैं, तो ये इसके पदार्थ के सभी कण क्या हो गए, बिल्कुल ही दब गए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जी हाँ, पदार्थों को दाब लगाने पर उसके कणों के बीच की जो अवस्था होती है वो परिवर्तित होती है। परिवर्तित होने के बाद संपीड़ित भी होती है, मतलब कि दबते भी हैं, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि दाब बढ़ाने से पदार्थ के कणों को हम और समय भी ला सकते हैं, जो कि चित्र में दिखाया गया है। इसके साथ साथ दाब के बढ़ाने के साथ साथ यदि अगर आप तापमान को घटाते हैं तो इससे क्या होगा कि गैस द्रव में बदल सकती है। मतलब कि जो गैस रहेगी वो क्या होगी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। देखिए कैसे होता क्या है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में तो सुना ही होगा, उसी की तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है ठोस रूप में भी होता है। वो कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। होता क्या है कि इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब इसको बिल्कुल हाई प्रेशर पर जो है संग्रहित, मतलब कि स्टोर किया जाता है, कब? जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो। मतलब कि जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसका जो दाब है 1 एटमॉस्फेयर हो, जो कि दाब का मात्रक है। आइए देखते हैं कि एक एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो दोस्तों ये जो एटमॉस्फेयर होता है गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। मतलब कि ये इसका मात्रक है और इसको मापने के लिए हम इसके एसआई मात्रक पास्कल का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ ये एक एटीएम, इसको एटमॉस्फेयर को शॉर्टकट में एटीएम कहा जाता है। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पीए। पीए का मतलब हुआ पास्कल। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसको शॉर्ट में लिखा गया है पीए। तो वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होती है। मतलब कि जहाँ समुद्र होता है उसका जो सरफेस होता है वहाँ पर इसका दाब जो है 1 एटमॉस्फेयर होती है, जिसे सामान्य दाब कहा जाता है। तो देखिए मैंने क्या बताया कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम जो है एकदम हाई प्रेशर पर संग्रहित किया जाता है जब वायुमंडल का तापमान कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर हो। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। मतलब कि ये जो है जो हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम उसको जो है हाई प्रेशर में संग्रहित करते हैं और वायुमंडल का तापमान रहता है 1 पास्कल, तो उस समय ये डायरेक्ट जो है ठोस से डायरेक्ट गैस में जाता है। जैसा कि हमने इसके पहले प्रक्रिया पढ़ी हुई थी किसमें,
जिसको कहा जाता था ऊर्ध्वपातन, इसके पहले वाले लेक्चर में। उससे आपको कुछ याद आ गया होगा। तो इस तरीके से वो टेम्परेचर का ये इफेक्ट है ऊर्ध्वपातन, और गैस का ये इफेक्ट है दाब का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान द्वारा तय किया जाता है। मतलब कि आप गैस का और द्रव का और गैस का स्टेज क्या होगा उसको दाब और तापमान के द्वारा बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया है कि ठोस अवस्था में अगर कोई पदार्थ है तो इसको द्रव बदलने के लिए क्या करेंगे, इसका हम संलग्न की प्रक्रिया करेंगे, मतलब कि गलाएंगे। और वहीं अगर ये द्रव अवस्था में है तो गैस हम करने के लिए क्या करेंगे, वाष्पीकरण की क्रिया करेंगे। और गैस में है तो इसको निक्षेपण के द्वारा ठोस अवस्था में ला सकते हैं। वही अगर हमें इसका उल्टा करना है, ठोस से अगर गैस में जाना है तो उसको हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा करेंगे। गैस से अगर द्रव में जाना है तो उसको हम संघनन की क्रिया के द्वारा करेंगे। और द्रव से अगर ठोस में आना है तो उसको हम जमना की क्रिया द्वारा करेंगे। इस सभी प्रोसेस के बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ लिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों पदार्थ का क्या हो गया, अंतर रूपांतरण हो गया। और हमने आज देखा जो है कि किसी पदार्थ पर उसके ताप और दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब उसके बाद इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि वाष्पीकरण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है वाष्पीकरण में कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। मतलब कि वाष्पीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें करने के लिए हमको टेम्परेचर भी नहीं देना पड़ता और उसमें दाब भी नहीं देना पड़ता। तो होता क्या है कि क्या आपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। मतलब कि आप क्या अपने दैनिक जीवन में कोई उदाहरण जानते हैं ऐसा कि जिसमें ना उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए और ना ही उसको कुछ ज़्यादा प्रेशर पर रखा जाए, तभी वो जो है क्या है कि वाष्प बदल जाए। तो आगे आप जानते हैं, लेकिन आगे पढ़ते जाएंगे तो अभी समझ जाएंगे कि क्या है कि जब जल को हम खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है, वाष्पीकरण के कारण। उसमें तो हम उसको किसी निश्चित टेम्परेचर पर तो रखते नहीं, न उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और न ही उसको किसी प्रेशर पर रखते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण के द्वारा ही संभव हो पाती है। इसके साथ साथ जो गीले कपड़े होते हैं ये भी सूख जाते हैं, किसके कारण, वाष्पीकरण के द्वारा। तो इस तरीके से इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि वाष्पीकरण का ये क्रिया हुआ तो वाष्पीकरण में जल के कणों का होता क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि हम जानते हैं कि कण हमेशा गतिशील होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कणों में जो है गतिज ऊर्जा हमेशा बनी होती है, हमने तीनों अवस्थाओं में पढ़ा हुआ है, और कभी ये रुकते नहीं हैं। तो एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों के विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। भाई गैस में अलग गतिज ऊर्जा होती है, द्रव में अलग होती है और ठोस में अलग होती है। तो द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है, मतलब कि द्रव अवस्था में तो उसकी गतिज ऊर्जा अलग होती है ठोस और गैस के मुकाबले, लेकिन उसके साथ साथ ही जो द्रव का जो मतलब सरफेस रहता है, मतलब पानी जैसे हम द्रव अगर हम भर दे रहे हैं और यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो इस ऊपर वाली परत में ऐसी ऊर्जा रहती है, मतलब इतना ज़्यादा गतिज ऊर्जा रहता है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। मतलब कि उनके नीचे का जो रहता है पानी का लेयर, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है कि मान लीजिए जैसे एक पानी का बर्तन है द्रव अवस्था में, इसमें हमारा द्रव भरा हुआ है, तो ठोस और गैस के मुकाबले तो इसमें जो है इसकी अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा तो अलग है ही, लेकिन उसके अलावा जो इसके ऊपर वाली जो लेयर है इसकी ऊर्जा यहाँ की ऊर्जा से कुछ ज़्यादा है। और ज़्यादा होने का होता क्या है कि ये जो इसको बांधे हुआ है इसके नीचे वाली परत से, ये इसको छुड़ा लेता है, छुड़ा के वाष्प बन जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मतलब कि वाष्पीकरण को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या आप घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। तो देखिए इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्या दिया हुआ है कि इस क्रियाकलाप में देखिए है क्या, इसमें कह रहा है कि एक परख नली में 5 ml जल लें
और इसे खिड़की के पास पंखे के नीचे रख दें, मतलब कि अलग अलग आपको लेना है। एक बार इसको खिड़की के पास रखिए एक को, और एक को पंखे के नीचे रख दीजिए। फिर क्या कर रहा है, खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर इसे खिड़की के पास या पंखे के पास रखने के बाद खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml का जग रख के उसे अपनी कक्षा की अलमारी के पास, मतलब जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर इसको रखिए। कहने का मतलब है, इस प्रैक्टिकल में कहा जा रहा है कि आप अलग अलग जगह सेम मात्रा के जल को आप रखिए और देखिए, नोट करिए कि क्या कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद उनमें क्या अंतर आता है। तो उसी से आप समझेंगे कि हाँ कितना देर में वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है। तो ऐसा करने पर देखिए हम क्या मिलेगा इफ़ेक्ट। ऐसा करने जो इफ़ेक्ट किस में आएगा, तापमान का प्रभाव पड़ेगा, सतह का और वायु की चाल का, इन तीनों का प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहला क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जैसा कि अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सूखने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कपड़ा सुखाना है अच्छे से तो उसको आप फैला कर रखते हैं। अगर उसको चिमुड़ कर रखें, मतलब कि सिकुड़ के रखेंगे, तो उसका सतह क्षेत्रफल कम रहेगा और कम रहने के कारण कपड़ा जो जल्दी नहीं सूखता। तो इससे वाष्पीकरण पर एक इफ़ेक्ट इसका ये पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला इफ़ेक्ट की बात करें तो उसमें क्या है कि तापमान में वृद्धि। तो तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे कि वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने द्रव की अवस्था के बारे में जो पढ़ा था, सरफेस लेयर की ऊर्जा जो रहती है नीचे से तो अधिक रहती ही है, उसके साथ साथ अगर आप इसको एनर्जी दे देंगे तो इसकी ऊर्जा और ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऊर्जा बढ़ जाने के कारण क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जैसा हमने देखा कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो है क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और तापमान बढ़ाने पर, लेकिन उसके साथ जो तीसरा इफेक्ट क्या होता है कि आर्द्रता में कमी करने पर जो है वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ती है। वो कैसे, पहले हम समझते हैं कि आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता का मतलब क्या हुआ कि नमी। ठीक है, नमी का सेंस, जैसे गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि पसीना बहुत ज़्यादा होता है और ऐसा क्या होता है कि मौसम उस समय जो है बड़ा नमी टाइप का होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है विज्ञान की भाषा में, आर्द्रता कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। मतलब कि जो इस समय जैसे वायु हो रहती है, इस समय जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो इस समय नमी कम है। इससे होता क्या है कि हमारा शरीर जो है शुष्क होकर रूखा हो जाता है। अगर नमी रहता तो पसीना होता। ठीक है, तो इसी नमी को आर्द्रता कहा जाता है। तो देखिए किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु की में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जलवाष्प के जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है तो क्या होता है, वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाष्पीकरण का मतलब ही क्या हुआ, द्रव से गैस बदलना। तो एक तरीके से ये खुद ही जो नमी बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और जब ऑटोमेटिक हमारा परिवेश का जो रहेगा नमी ज़्यादा रहेगी तो ये प्रोसेस कम हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जब आर्द्रता ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि वायु गति में वृद्धि करने पर भी जो है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। देखिए कैसे कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे हमारे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हवा चलती है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। और हवा में से पानी कण के अलग होने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, जलवाष्प कहा जाता है। तो इस तरीके से आज हमने जो है वाष्पीकरण देखा। और इसमें क्या बनता है अगला टॉपिक कि वाष्पीकरण के कारण हमें शीतलता कैसे लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो इस तरीके से हमारा अगले टॉपिक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको हम जानेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया सभी जानकारी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि चैनल अभी नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए। और अगर आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू।